गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह 8:35 से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है और इस प्रोग्राम में 90 मिनट तक मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं, जिनमें हम कौमी बैनुल-अक़वामी सतह की और साथ ही साथ जो मकामी सतह पर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक जो बड़ी खबरें हैं, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उन पर नजर रहती है। आज भी इसी तरीके से तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारा साथ देंगे टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। आपका फीडबैक, आपकी आरा बहुत कीमती, बहुत मुफीद साबित होती है हमारे लिए। लेकिन जहां तक प्रोग्राम के मौज़ूआत की बात है तो कुछ बड़ी खबरें आपको बताएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले दिनों इस तरफ डेवलपमेंट हुई थी और अब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ खबरें इस तरह की है, उनकी हकीकत क्या है आपके सामने रखेंगे। मंशियात मुखालिफ कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और पहले तो मकामी सतह के जो लोग हैं, कुछ गिरफ्तारियां वहां पर होती थी या कुछ ऐसे नौजवान पकड़े गए थे जो एक चेन एक तरह से बना था, जो मंशियात में फंसे हुए थे और दूसरों को भी इस तबाहकुन सूरत हाल में वो धकेल रहे थे। वहां तो पकड़ने ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था। इन सब के बीच में बाहर के भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। खुदकुशियां या खुदकशी के जो वाकयात हैं, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, पिछले 24 घंटों में क्या हुआ और सिर्फ 72 घंटे पहले की सूरत हाल आपके सामने किश्तवाड़ की हमने रख दी थी। लेकिन ताजा तरीन कुछ खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स जम्मू कश्मीर के खुद मुख्तार इदारों के हवाले से, कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। बजट के हवाले से एक अहम खबर है डिपार्टमेंट्स को लेकर, साथ ही साथ यात्रा और एक तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां, तो दूसरी तरफ हज 2023 की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और पहली फहरिस्त भी सामने आई है। क्या कुछ उसमें नाम है दिल्ली के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी, वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में खेल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग का एक बड़ा फेस्टिवल या बड़ा सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। पहला मुकाबला क्या रहा और आगे क्या कुछ होने वाला है आज दिन भर, वो सारे आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और कार्रवाई अब महकमा तालीम की जानिब से की जानी है और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी पेश रहेगा। ये कार्रवाई खिलाफ वर्जी करने पर होगी जम्मू कश्मीर के अंदर उन बसेस को लेकर जो बच्चों को स्कूल पहुंचाती हैं। लेकिन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करने के बाद इंतजामिया एक्शन में आई है। साथ ही साथ आज से आपकी जेब थोड़ी सी और ढीली होगी। दिल्ली के अंदर जहां पर सिलेंडर की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको बता रहे थे कि कुछ छोटी छोटी चीजें थी, उन पर जो है वो टैक्स लगना या उनकी कीमतों में इजाफा होना, ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो वो भी बढ़ेगा। यूपीआई को लेकर पहले ही खबर आपके सामने रख चुके हैं। और डेंगू की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, कुछ केसेस हैं और अब उन मकामात की निशानदेही हो रही है जहां पर एपिक सेंटर या सबसे ज्यादा एक तरह से हॉटस्पॉट बने हुए हैं कोविड के बाद डेंगू के, उन पर नजर इंतजामिया की है। तो ये सारे मौज़ूआत हैं, कुछ और खबरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। मेरे दोनों साथी गौहर कुचे और जहूर लोलाबी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 1 अप्रैल है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात है, वाकयात हैं जो आप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 1 अप्रैल 1582 में फ्रांस में अप्रैल फूल मनाने का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 1793 में जापान में आतिशफशां फटने से तकरीबन 53,000 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 1912 में दिल्ली को हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत और सूबा करार दिया गया। और आज ही के दिन साल 1933 में, यानी कि 1 अप्रैल साल 1933 में कराची पाकिस्तान में हिंदुस्तानी फिजाया का क़याम अमल में लाया गया। जब तकसीम हिंद से पहले ही साल 1933 में कराची पाकिस्तान में हिंदुस्तानी फिजाया का क़याम अमल में लाया गया। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 1979 में ईरान को मुस्लिम जमहूरिया करार दिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2004 में गूगल ने जीमेल का ऐलान किया है। और आज ही के दिन साल 2008 में पेरू जनूबी अमेरिका में 4000 साल पुराना सोने का हार मिला है। और आज ही के दिन 1 अप्रैल साल 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोएब अख्तर पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी।
तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 1 अप्रैल को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद मालूमात थे, वाकयात थे जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। 8:42 हो गए हैं, सीधा खबरों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां, जो मैंने इब्तिदा में बताया प्रोग्राम में हाईलाइट्स में कि कैसे कार्रवाइयां अब तक होती रही हैं। मकामी सतह पर कुछ लोग पकड़े जाते थे, पुलिस की गिरफ्त में आते थे, किसी पर केस लगता था और उसके बाद हम इनको वापस जेलों से बाहर आने का सिलसिला देखते थे। इन सब के बीच में कई गैर इखलाकी, गैर समाजी काम भी हुए, या क्राइम करने का जो रेशो था वो ग्राफ ऊपर चलता गया, बढ़ता गया। लेकिन एक और कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई में इस बार सांबा के अंदर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस इसे देख रही है, क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुल्क की कुछ बाकी रियासतों के साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचकर कैसे नौजवानों की जिंदगी तबाह कर रहे थे, उस पर लगाम कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी भीनम तोश की रहनुमाई में यह कार्रवाई हुई और 2 हेरोइन सप्लायर्स गिरफ्तार किए गए। दोनों बाहर से हैं। 2 चीजें इनसे पकड़ी गई, 16,71,520 रुपए नकद कैश, तस्वीर भी अब आपको बताएंगे, और हेरोइन या चिट्टा जिसकी मालियत तकरीबन 20,000 से ज्यादा बताई जाती है। कि ये बैन रियासती एक गिरोह था जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरगर्म हो चुका था। हेरोइन सप्लायर का नाम इन लोगों को दिया गया है और इनकी शनाख्त हरप्रीत सिंह उर्फ राजू उर्फ हैप्पी वल्द मिल्कीत सिंह और रंजीत सिंह उर्फ कालू वल्द दर्शन सिंह, और दोनों देवीदासपुरा तहसील और जिला अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। अब गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हुई है। पुलिस स्टेशन घगवाल के अंदर एनडीपीएस एक्ट की मुतलका दफात, जिसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ा सख्त कानून पुलिस के मुताबिक, जिसके तहत जहां इस तरह की कार्रवाइयां अगर होती हैं तो उनके ऐसे लोगों के खिलाफ, या अगर मंशियात की स्मगलिंग में या कोई इस तरीके से मुलव्वस पाया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उस पर यह केस लगता है, जिसके बाद गिरफ्तारी तो होती ही है, लेकिन जेल में भी कई सालों तक इस तरीके से सड़ना पड़ता है इन लोगों को। लेकिन यहां पर मामला जरा गंभीर है। कैश 16,71,520 रुपए कहां जा रहे थे, जम्मू कश्मीर के अंदर किसको देने जा रहे थे? कुछ दिनों के अंदर शायद जब शफाफियत के साथ तहकीकात होंगी तो आप देखेंगे कुछ और चेहरे भी सामने आएंगे, पुलिस जब कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस पार्टी की तरफ से यह कार्रवाई कब की गई? टिपाल नाका पॉइंट है, जहां पर तेज रफ्तारी से सांबा से कठुआ की तरफ पंजाब नंबर की गाड़ी जा रही थी, टाटा नेक्सॉन। यानी कितनी महंगी गाड़ी है, आप टाटा नेक्सॉन का भी खुद ही आप रेट भी चेक कर लीजिए। वो गाड़ी जम्मू कश्मीर पहुंची और बीच में कौन बैठा था? ये लोग जो अब पुलिस की एक वैन में बैठकर थाने जा रहे हैं। ड्राइवर ने नाके पॉइंट पर फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद यहां पर सख्ती और बढ़ी, पीछा किया गया, इसको रोका गया और मजिस्ट्रेट चरणजीत सिंह रैना और गेजेटेड जो पुलिस अफसर हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद उस्मान, उनकी मौजूदगी में गाड़ी की चेकिंग हुई। दोनों की जाती तलाशी ली गई और मुनासिब तरीकाकार के दौरान उनके कब्जे से 16,71,520 रुपए की जो तस्वीर आपके सामने है, ये भारतीय करेंसी के नोट है, और ऐसा भी नहीं कि ये नकली करेंसी हो। ये इनसे पकड़ी गई और तकरीबन 20,000 रुपए मालियत की जो इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में जो कीमत लगाई गई इस चिट्टे की या हेरोइन की, वो इनसे बरामद की गई है। कब्जे से इनके जो पुलिस के पास चली गई, ये मौके पर सारी बातें हुई हैं। अब केस की तफ्तीश जो है एडिशनल एसपी कर रहे हैं, और भीनम तोश, जिनके मुताबिक गुज़श्ता 2.5 महीनों के दौरान जिला सांबा के अंदर हेरोइन के कुल 17 टॉप सप्लाई करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी इन 2 लोगों को मिलाकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 लेडी हेरोइन सप्लाई करने वाली हैं। कई दीगर नार्को के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। यानी 17 लोगों में 3 फीमेल्स भी हैं, 3 महिलाएं भी हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सूरत हाल कहाँ क्या है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। सप्लायर ये जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर गए थे, लेकिन सांबा के आदाद-ओ-शुमार पुलिस के मुताबिक, सिविल हुकाम के मुताबिक 17 लोगों की गिरफ्तारियां 2.5 महीने के दौरान, जिनमें 3 फीमेल 3 लेडीज भी हैं। तो ये कार्रवाई अब हुई है। होप्स हो कि शफाफियत के साथ तहकीकात आगे बढ़े और ऐसे तमाम लोग सामने आए जो इन सप्लायर्स के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में, अब ये भी पता चलेगा क्योंकि ये कठुआ वाली साइड जा रहे थे, दैट मीन जम्मू कश्मीर को ये छोड़ रहे थे, अब पंजाब में इन्हें दाखिल हो जाना था लखनपुर के रास्ते। तो इसका मतलब साफ समझ में आता है कि कोई तो इनको, चाहे कोई सरहदी इलाका हो, कोई शहरी हो, किसी इलाके से, तो कोई तो इनको पीछे ये सारा चिट्टा, हेरोइन और ये पैसा, ये जो नकद रकूमात है वो देने आया, जिसके बाद ये यहां से लेकर निकलने के, फरार होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और 2 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सांबा की पहली खबर आपके सामने। अब एक और खबर, लेकिन जम्मू कश्मीर की खबरों में बाद में आते हैं। लद्दाख की खबर गौहर आपको बताएंगे, जहां एक अहम सियासी तौर पेशरफ्त कह लीजिए, शायद गलत नहीं होगा, आइंदा 24 से 48 घंटों में होगी। बिल्कुल, बात करेंगे मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की। और लद्दाख के अंदर जिस तरह से लद्दाख लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जो लगातार उनकी मांगे बढ़ रही थी, इस सिलसिले में अब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर लेह पैक्स बॉडी को नए सिरे से अब जो उनका एजेंडा है वो मरकजी वजारत दाखिला के सामने पेश करना होगा। और वजारत दाखिला ने उन्हें अपना एजेंडा मांगा है। लेह पैक्स बॉडी ये पेशरफ्त तब हुई जब लद्दाख के जो LG हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, उन्होंने दिल्ली में वजारत दाखिला के साथ साथ दीगर सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात की है और उसके बाद ही ये मीटिंग भी हुई है। लद्दाख के अंदर भी इनकी मीटिंग हुई है। लेह पैक्स बॉडी और LG ये बातें सामने आई हैं, जहां पर उन्हें वजारत दाखिला की जानिब से अब उन्हें एक कॉल मौसूल हुई, यानी कि उन्हें दावत दी गई है कि वो दिल्ली के अंदर उनके सामने अपना एजेंडा पेश करें। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं लद्दाख, जहां हमारे साथ है मोहम्मद इसाक फोन लाइन पर। इसाक, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं? बताओ, आप विजुअल्स दो, खाली में दे ये खबर सामने आया है कि लद्दाख में जो अहम लद्दाख लेह पैक्स बॉडी है उनको MHA की तरफ से फ्रेश मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो इस हवाले से ये आज के टाइम का काफी अहम डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है अगर ये वाकई में आने वाले वक्तों को दिल्ली बुलाया जाता है। तो दूसरी जानब जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले लद्दाख के अंदर लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों की जानिब से जम्मू, पहले लद्दाख लेवल पे, फिर जम्मू में, उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करके अपने इश्यूज उनके सामने रखा था। लेकिन यहाँ पे जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है कि सोर्स के हवाले से जो जनरली लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में अब जल्द से जल्द मीटिंग भी हो सकता है और मीटिंग होके उसमें ये तय होगा कि आने वाले वक्त में जब दिल्ली मुलाकात करने के लिए जाएंगे फ्रेश एजेंडे के साथ, उसमें वो कौन कौन से बातें, कौन कौन से अहम जो इनकी डिमांड थे उनको लेके जाते हैं। फिलहाल जिस तरह से लेह पैक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों का अहम जो 4 डिमांड थे, उनका कहना है कि इससे पहले जब भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब भी वो अपनी डिमांड मरकजी सरकार के सामने रख रहे थे, उस वक्त उनकी डिमांड यही था कि जो 4 एजेंडा है उससे डाइल्यूट नहीं होना है, जिसमें खासकर लद्दाख को स्टेटहुड की मांग उन्होंने की थी और 6 शेड्यूल की मांग की थी और दोनों लेह करगिल रीजन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेपरेट लोकसभा सीट की उन्होंने मांग की थी और जो रिक्रूटमेंट के हवाले से अहम अनएम्प्लॉयड यूथ का इशू था वो उन्होंने मांग की थी जॉब रिजर्वेशन के हवाले से। और दूसरी जानिब इस बीच लद्दाख के अंदर काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला पॉलिटिकली, क्योंकि लद्दाख की जो इस वक्त के हैट है एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से RK माथुर के तबादले के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा का अपॉइंटमेंट लद्दाख में किया गया और उसके बाद से जो एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, उसमें काफी चेंजिंग देखने को मिला। और अब रिसेंटली जिस तरह से लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में यूनियन जो होम सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं, होम सेक्रेटरी के बारे से मुलाकात करते हैं और मुलाकात उन्होंने दिल्ली में और भी जो अहम लोगों के साथ मुलाकात करते हैं और उससे पहले लद्दाख पुलिस एसोसिएशन की टीम भी लेह में उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो इन सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में ये कनेक्शन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है कि अब जो है आने वाले वक्त में कुछ न कुछ एक्टिविटीज इस इश्यू के ऊपर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि अब जो है
क्या वाकई में नेक्स्ट वीक में जो लद्दाख की जो बॉडीज है उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, या जो उससे पहले लेह और करगिल में जो बॉडीज हैं, लेह टेक्टोरियल करगिल डेमोक्रेटिक, उनकी मीटिंग में अब क्या तय होगा। और जो हाई पावर कमेटी के बारे में काफी बड़े पैमाने पे चर्चा हो रहा था, अब उस हाई पावर कमेटी के हिसाब से कैसे कमेटी जो है लेह एपेक्स बॉडीज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फ्रेम करेंगे और यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर ओके होगा, ये देखने वाली बात अहम होगी। एक चीज और भी बताइएगा इसहाक, जो जराये कंफर्म कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला से मुलाकात करने से पहले एपेक्स बॉडी के जो LAB के जो जिम्मेदारान हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ जो 30 लोगों का एक डेलीगेशन था, उससे भी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा की तरफ से वहां पर की गई है। उसके बाद से बहुत सारी चीजें उनके नोटिस में आई और उसका एक कहीं ना कहीं प्रेशर भी फील किया गया नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि काफी वक्त से, जैसा आपने खुद कहा, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब ये मुलाकात वहां पर हुई है, क्या वहां पर कोई नई बात नोटिस में लाई गई है? और ये जो नई बात कही जा रही है कि जो ब्रेक थ्रू हुआ है, नए सिरे से अब तजावीज तलब की गई है, प्रपोजल मांगा गया है, नए सिरे से चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार होगा, कोई नई डिमांड इसमें एड ऑन होगी या वही पुरानी चीजें दोबारा से नजरसानी करके सेंटर के नोटिस में लाई जाएंगी? जी आसिफ, इससे पहले जिस तरह से लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का फाइनल जो कॉल था, उस वक्त उन्होंने दिल्ली में ये सभी लीडर्स के जो स्पीच में ये देखा गया कि अब हमारे जो 4 डिमांड थे उसी पे हमें बात करना है। लेकिन अब ये जो उनके डिमांड में कुछ चीजें चेंजिंग होगा, ये तो उस वक्त हमें जानकारी मिलेगा जब LAB और KDA दोनों मीटिंग करेंगे। इस कॉल के बाद मीटिंग करने के बाद उनकी क्या डिसीजन होता है इस बार मुलाकात करने की, उस वक्त ये चीजें सामने आएगा। लेकिन इससे पहले लेह में जी मिले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, न कि एपेक्स और KDA के मेंबर्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक तफसीलात फराहम करने के लिए। जो पहले 4 मुतालबात थे, पहला जो चार्टर ऑफ डिमांड उनके नोटिस में लाया गया था, यानी सेंटर के सामने रखा गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो मुतालबात हैं उनको बदस्तूर बरकरार रखा जाएगा, किसी भी तरीके से कोई तब्दीली उनको कबूल नहीं होगी और अपने मौक़िफ़ को वो कमज़ोर होते नहीं देख सकते। रियासत का दर्जा देना, 6ठे शेड्यूल का दर्जा, इसके अलावा LAB और जो KDA के कुछ रहनुमा थे, हाई पावर कमेटी HPC में शामिल करने के लिए कुछ नाम जो तजवीज़ किए गए थे, कहा गया था कि ये भी इसमें शामिल करें। और साथ ही साथ नौजवानों का या रोजगार का जो मसला था, लोकल लेवल पर जो आप इकदाम उठाते हैं उसके तहत किसी बाहर वाले को रोजगार न मिले, और वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, उसमें जो ब्रीफली डिस्कस करने के साथ साथ हमने सेंटर के नोटिस में भी लाते हुए LAB के और KDA को देखा। तो इस बार नए सिरे से तजावीज तलब की गई हैं। अब क्या कोई नई डिमांड आएगी, ये चीज भी देखनी होगी। दूसरी बात ये कि जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखा जा रहा है, ये तब हुआ है जब जो LAB है, जो लेह एपेक्स बॉडी है, जिसमें दोनों खितों की नुमाइंदगी है, दोनों अजला से नुमाइंदे हैं, उनके 30 अराकीन का एक वफद जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुआ है राजनिवास में लद्दाख के अंदर, उनसे वहां पर डिस्कशंस हुई हैं और उसके बाद वहां पर बातचीत होने के बाद नई दिल्ली, चूंकि इस वक्त BD मिश्रा रिटायर्ड जो इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद है, वजारत दाखिला के जिम्मेदारान से उन्होंने मुलाकात की है, वहां पर शायद उन्होंने वो बातें रखी होंगी, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर ये ब्रेक थ्रू हुआ कि अब जल्द नई तजावीज न सिर्फ तलब की गई और बहुत जल्द अब देखेंगे, और आइंदा हफ्ते एक बड़ी और इंपॉर्टेंट मीटिंग भी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इस हवाले से हो सकती है, जिसके लिए एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर UT लद्दाख को लेकर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की और उन इदारों की जिनको लेकर अब तक सवाल तो अवामी हलकों में उठाए जा रहे थे, लोग पूछ रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो कैग के सामने आई, जिसमें CAG की तरफ से पिछले कुछ प्रोग्राम्स में लगातार हमने बैक टू बैक बड़ी रिपोर्ट्स बताई हैं कि कहां पर इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान की खामियां या कमियां पाई गई हैं। तो कैग की जो सालाना रिपोर्ट्स आती हैं वो ऐवान के अंदर, यानी मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी पेश की जाती रही, और फिर से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है वो फिर आज ये बताती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो एक और बड़ी खबर, जहां पर कई खुद मुख्तार इदारे ऐसे हैं जो पुराने अपने हिसाबो किताब को जमा कराने में या बताने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद CAG की रिपोर्ट बता रही है, और जो अकाउंटिंग का जो मयार है या प्रोसेस है, सख्ती से उन पर इस वक्त तामील किया जाना जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर फोकस जरूरी है। और आज ही इस बड़े इदारे के अंदर, यानी जिसने रिपोर्ट दी है,
वो आज से ऑनलाइन होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर पहले से ऐलान कर दिया गया था, यानी आज सीएजी ऑफिस पेपरलेस हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। अब रिपोर्ट शायद और तेजी के साथ विद इन 6 और 8 मंथ्स आप आते हुए देखें। लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े इदारों पर सवाल उठे हों। खुद मुख्तार इदारे हैं जो बजट से खातिर का फंडिंग हासिल करने के बाद भी सालों से इकट्ठे अकाउंट जमा कराने में नाकाम रहे और संगीन माली बेजाब्तियों से ये कम नहीं है, ये सीएजी बता रहा है। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, कल भी एक रिपोर्ट का जो खुलासा है पार्लियामेंट के अंदर पेश करने के बाद आपने डिटेल्स बताई थी, आज एक और रिपोर्ट सामने आई है और आज खुद मुख्तार इदारों पर सवाल उठे हैं। कौन कौन से इदारे हैं, क्या बड़ी बातें कही गई हैं और इसकी तफसीलात जरा शेयर कीजिएगा। क्या कुछ मजीद इसमें इन फ्यूचर किया जा सकता है, बताया गया है सीएजी की जानिब से। बिल्कुल आसिफ, जो सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ा एक ऑडिट इदारा है जो तमाम एसेट्स का ऑडिट करते हैं और बरसों से करते आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के विजाविज जब हम देखते हैं तो इस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुछ जो ऑटोनॉमस बॉडीज है जिन्हें सरकार की जानब से वाफिर मिकदार में ग्रांट्स जो है वो हासिल हो जाते हैं, लेकिन फिर उन ग्रांट्स का अखराजात क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी इनपुट और आउटपुट रिपोर्ट जो है वो फिर ऑडिटर जनरल को भेजनी होती है ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर फिर पेश किया जाए जब उसकी जरूरत पड़े। लेकिन इस हवाले से कैग की जानब से जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो ऑटोनॉमस हैं, लेकिन उन्होंने बरसों से अपने इनकम और उसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है, जो अखराजात है, उस हवाले से उन्होंने कोई तफासिल जमा नहीं कराई है। और इस हवाले से जो ऑटोनॉमस बॉडीज है उनमें लगभग 8 ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज है जिनके 37 अकाउंट्स जो है उनकी जो तफासिल है वो मरकजी जो ये कंट्रोल ऑडिटर जनरल है उससे सौंप नहीं दिया गया है। 31 मार्च 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो 8 बॉडीज हैं उनमें कैंपा, जिसको हम कैंपेन स्टोरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं, उसके अलावा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और यही इसी का दूसरा शाख जो जम्मू के अंदर है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जम्मू। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो कि ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है, और इसी तरह से जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये 5 ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जिन्होंने 1 साल से लेकर 12 साल तक का जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं किया है। यानी इसमें कुछ ऐसी बॉडीज है जिन्होंने 1 साल का जो डिटेल्स है, जो एक्सपेंडिचर डिटेल्स है वो जमा नहीं कराई, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10, 11-11, 12-12 साल है। कैंपा, जिसने सबसे ज्यादा साल 2008 से 2009 के बाद उन्होंने कोई भी डिटेल जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को नहीं भेजी है, यानी 12 साल से इनकी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। इसके अलावा सुकास्ट यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, इन्होंने 11 साल की डिटेल जो है नहीं भेजी है। लेकिन जो ये नॉन सबमिशन है या जो ये डिटेल्स भरते नहीं है या इसमें डिले करते हैं, इससे माना जाता है, इससे ऑटोनॉमस बॉडीज के हवाले से जिन्हें ये फंड सब्सटेंशियल फंड्स मिलते हैं और उसके बाद वो अखराजात की तफासिल नहीं देते हैं, तो गुंजाइश बढ़ जाती है कि इसमें माली बेज़ाब्तगियां हुई होंगी। तो इस तरह से ये अथॉरिटीज जो है ये माली बेज़ाब्तगियों के शिकार अगर नहीं हुए, लेकिन जरूर इसका इल्जाम इन पर लगा हुआ है। अब अगर जो हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उन्हें सेक्शन 14 और 15 जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसके मुताबिक, जो 1971 का एक्ट है उसके मुताबिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, एचओडीज हैं, उन्हें ये ऑडिट रिपोर्ट हर साल पेश करना होगा। और हर साल जब इसे पेश किया जाता था फिर इसे, अगर यहां सरकार होती तो इसे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फिर टेबल किया जाता, या अब चूंकि मरकज के जेर इंतजाम है तो अभी इसे पार्लियामेंट के अंदर फिर इन ग्रांट्स को या इन एक्सपेंडिचर्स को या इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाता है और उससे बाज़ाब्ता डिटेल डिबेट भी हो जाती है। तो इस तरह से इन इदारों की अभी तक ना ही कोई डिटेल गई है
और ना ही इस पर कोई बहस हुई है। नतीजा ये है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कहना है कि ये सारे ऑटोनॉमस इदारे जो है ये माली बेज़ाब्तगियों के मुर्तकिब हो गए। एक चीज और भी रिपोर्ट में हम देख पा रहे हैं, वो ये हिलाल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है या सरबराहन है, उन पर जिम्मेदारी होती है सालाना रिपोर्ट पेश करने की। लेकिन जब ये सब नहीं हुआ, जैसे आपने एक बड़े इदारे का जिक्र किया कि 2009 के बाद ये सब कैंपा की तरफ से भी नहीं किया गया, तो पेशरफ ना होने के बाद सीएजी के मुताबिक राब्ता उन्होंने हुकाम के साथ भी किया, यानी सरकार के साथ बराह रास्त राब्ता हुआ है, उसके बावजूद भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या माने कि खामियां मुमकिना तौर पर रही हैं, या इस वक्त जो बेज़ाब्तियों का हवाला दिया जा रहा है शायद ऐसा हुआ तभी जाकर सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हायर लेवल पर भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी नाकाम साबित हुए हैं सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक? देखिए, सीएजी की इस रिपोर्ट में यह बात वजाहतन कही गई है कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहां से सही मानों में कोऑर्डिनेशन नहीं मिलती है इस ऑडिट को लेकर, इस अकाउंटेंसी को लेकर। और इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि क्या इसमें बाकी माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये कहना अभी कबल वक्त होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अंदेशे और उसके साथ साथ खदशात जो है वो जन्म लेते हैं कि शायद इसी वजह से ये ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, खासतौर पर उन अफसरान की जानिब से जो इसके लिए जवाबदेह हैं। और उनने इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट जब नहीं बेची है और उन्हें शायद लगा कि इसका कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन जब इसकी पूछगिछ हुई है तो ऐसे अफसरान की नींद भी हराम हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो एक जिम्मेदार ऑफिसर होगा तो उन्हें अपनी मातहत जो भी उनके ये ऑटोनॉमस इदारे हैं तो उन्हें उस हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होती है। तो उसमें कुछ भी कहना अभी कबल वक्त हुआ, लेकिन इतना जरूरी है कि खदशात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे, कश्मीर ब्यूरो चीफ, और बात कर रहे थे सीएजी की उस रिपोर्ट में। सीएजी की रिपोर्ट को जब मजीद हम खंगालते हैं तो ऐसे इदारे या ऐसी तंजीमें जो सीएजी को बराह रास्त सेक्शन 14 और 15 के तहत ऑडिट के लिए जो सारे जो इख्तियारात हैं वो देते हैं, इसमें फ़राइज़, इख्तियारात और सर्विस की शराइत, सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने ऐसा काम नहीं किया। जो साल का उनके अखराजात हैं, पैसा तो उनको मिलता है लेकिन खर्च कैसे होता है वो हिसाब किताब देना होता है, वो नहीं दिया गया है। यह हम नहीं, सीएजी की एक और रिपोर्ट बताती है। उसी रिपोर्ट को ऐवान के अंदर भी पेश किया जाता है और फिर कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से या अफसरान जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या तंजीमें हैं, जिम्मेदारान हैं, सरबराहान हैं इदारों के, उनकी तरफ से नहीं मिलता। इसका भी कई बार खुलासा किया गया है। और मजीद ऑडिट और जो अकाउंट्स में तरमीम के 2020 के जवाबित हैं, जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो ये बताते हैं कि हुकूमत और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, एचओडीज हैं, जो इदारों या अथॉरिटीज को ग्रांट्स या कर्जों की मंजूरी देते हैं, हर साल जुलाई के आखिर तक ऑडिट के लिए जो ऐसी बॉडीज या अथॉरिटीज हैं उनको पेश करना होता है। तो जुलाई के एंडिंग तक होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। और 2009 की भी एक मिसाल आपके सामने हिलाल ने रख दी। ये सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट आपके सामने हमने रखी, जिसके ताल्लुक से मजीद गुफ्तगू करेंगे जैसे आगे आगे इस पर और भी, चूंकि डेली एक एक रिपोर्ट सीएजी की तरफ से आ रही है। अब गौहर भी हमारे साथ हैं, जहूर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो गौहर भी एक खबर आपको बताएंगे सालाना अमरनाथ यात्रा को लेकर, उसके बाद हज 2023 की भी तैयारियां चल रही हैं, उस पर भी जहूर बात करेंगे। लेकिन गौहर, यात्रा को लेकर क्या कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में कहा गया है? जी, हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में कल 44वें जो श्री अमरनाथ यात्रा बोर्ड की वो मीटिंग हुई है, जिसमें बोर्ड के मेंबरान के साथ साथ दीगर अफसरान जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। कुछ लोगों ज़ाती तौर पर वो इस मीटिंग में शरीक हुए और कुछ अफसरान जो है उन्होंने वर्चुअली तौर पर इस मीटिंग में शिरकत की है। गवर्नर की तरफ से अमरनाथ यात्रियों को हर तरह की सहूलियात बराहम रखने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ जो श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत के दौरान इंतजामात के बारे में अफसरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग हुई। 44 मीटिंग की सदारत की अलजी मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड के अरकान स्वामी उदेशानंद गिरी जी महाराज, डीसी रैना, कैलाश महासादेव, केएन राय, केएन श्रीवास्तव, पतंबर लाल गुप्ता, डॉक्टर शैलेश रैना, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री और बाकी कुछ लोग इस मीटिंग में शिरकत उन्होंने की और यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए अपने तजावीज़ का इश्तराक किया। इस मीटिंग में यात्रियों को परेशानियों से पाक बनाने के मंसूब पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मनदीप के भंडारी उन्होंने एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया
और बोर्ड को अमरनाथ यात्रा 2023 के मुख्तलिफ पहलू बशमूल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर खिदमात की फराहमी, यात्रा कैंपस, लंगर, NGO खिदमात, यात्रियों को सर्विस फराहम करने वाले और इंश्योरेंस के बारे में उनके बारे में डिटेल से आगाह किया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर BRO ने मीटिंग को यात्रा ट्रैक्स की देखभाल, बहाली और तरक्याती कामों से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी एसराज गोयल और पुलिस के कुछ अफसरान, उन्होंने भी इस मीटिंग में वर्चुअली शिरकत की और इस मीटिंग में यात्रियों की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और जोर दिया गया कि तमाम यात्रियों के हवाले से तैयारियां जो है वो मुकम्मल करनी होगी। ताहम इस मीटिंग में तारीखों के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया। तो चलिए नाजरीन, ये थी श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से बोर्ड मीटिंग, 44वीं मीटिंग, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसकी सदारत की है और इंतजाम किस तरह के करने हैं और किस तरह से काम चल रहा है, इस हवाले से अफसरान को हिदायत दी गई है। नाजरीन, सलाम जी के प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे हज 2023 के साथ साथ दीगर कुछ मजीद खबरों पर।